आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज मैं आपको सुनाऊंगा भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स प्रेमचंद की हिंदी कहानी ठाकुर का कुआं, जिसके केंद्र में है कास्ट सिस्टम और पर्सपेक्टिव है समाज, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का। दोस्तों, कास्ट सिस्टम या जातिवाद भारतीय समाज का एक जटिल पहलू है। जाति व्यवस्था को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस सिस्टम भी रिकॉग्नाइज करते हैं। भारत के इतिहास के हर दौर में अलग अलग तरीके से जाति और वर्ण की व्यवस्था ने सोसाइटी और इकोनॉमी को डीपली अफेक्ट किया है। आज भी जाति अधिकांश भारतीयों की आइडेंटिटी का प्रमुख हिस्सा है। मैंने अपने पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 29 में ये बताया है कि आइडेंटिटी कैसे बनती है और हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है। इसलिए आज आम लोगों के लिए ही नहीं, विद्वानों के लिए भी जातिवाद का समर्थन या विरोध दोनों एक इमोशनल इश्यू बन जाता है। वहीं पावर स्ट्रगल और राजनीति के दायरे में जाति एक ओपिनियन बन जाती है। प्रेमचंद एक प्रगतिशील साहित्यकार हैं और वो आदर्शवादी यथार्थवाद यानी रियलिस्टिक आइडियलिज्म में विश्वास करते हैं। मतलब अपने साहित्य में वो रियलिटी को इस तरीके से स्टैब्लिश करते हैं कि समाज की विडंबनाएं मतलब आयरनीज खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। प्रेमचंद के साहित्य में आदर्श एक रोशनी की तरह मौजूद है जो आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देता है और संकेत भी। दुनिया के बाकी महान साहित्यकारों की तरह प्रेमचंद की ऑब्जेक्टिविटी भी बेजोड़ है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पहलुओं से जाति व्यवस्था की बखूबी समीक्षा की है। प्रेमचंद से शब्द उधार मांग कर कहूं तो ठाकुर का कुआं ठेठ प्रेमचंद साहित्य की एक वानगी है। तो शुरू करते हैं प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई थी तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतसिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बेपैसे कौड़ी के नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची।
कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात पे हमसे ऊंचे हैं? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां हों। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को भी जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहां काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। दोस्तों, प्रेमचंद ने यहां इंसानी जिंदगी के लिए सांसों के बाद सबसे जरूरी भौतिक वस्तु पानी का सवाल उठाया है। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, इस पर सबका बराबर का हक होना चाहिए। लेकिन आज भी रिसोर्सेस में सबकी हिस्सेदारी तय होती है हायरकी ऑफ पावर के हिसाब से। ठाकुर के कुएं पर जोखू और गंगी के लिए कोई जगह नहीं है। उनके हिस्से आया है गंदा और दूषित पानी, वो भी गांव से बाहर।
सामाजिक व्यवस्था के हाशिए पर खड़े जोखू और गंगी के लिए गांव में पानी होकर भी नहीं है, तब भी नहीं जब उनके हिस्से का पानी पीने लायक नहीं रह गया, और तब भी नहीं जब जोखू बहुत बीमार है। प्रेमचंद ने इसी आयरॉनिकल कॉन्टेक्स्ट में एक बार फिर क्रांति की मशाल एक स्त्री के हाथों में थमाई है। पैट्रियार्की में स्त्री ही है जो शामिल होकर भी अलग है। घड़ा और रस्सी को मशाल बनाकर गंगी ठाकुर की नहीं, व्यवस्था की दहलीज पर जा खड़ी होती है। वो अकेली है, लेकिन इंटरनल मोनोलॉग के जरिए व्यवस्था की सड़ांध को स्पष्ट करती हुई ये भी साबित करती है कि वो अकेली ही काफी है। कहीं आप इसे पश्चिम से आयातित वामपंथी क्रांति या फेमिनिज्म की हवा भर ना मान लें, इसीलिए प्रेमचंद ये बतलाना नहीं भूलते कि गंगी कुएं में घड़ा और रस्सी डालने से पहले देवताओं का नाम लेकर कलेजा मजबूत करती है। पूरे सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए पानी मतलब अपना हक निकाल भी लेती है, लेकिन उसे जोखू तक नहीं पहुंचा पाती। ठाकुर का किवाड़ खुलना उसके लिए शेर का मुंह खुलने के बराबर है। अपना अस्तित्व और सतित्व समेटकर गंगी भागती है तो बच जाती है, ये देखने और हमें दिखाने के लिए कि जोखू सिर्फ बीमार नहीं, जहरीला पानी पीने को अभिशप्त भी है। दोस्तों, आप ठाकुर भी हो सकते हैं, साहू भी हो सकते हैं, पंडित, थानेदार, नाजिर, मोहतसिम, बेफिक्रे, मजदूर, महंगू या गंगू या जोखू भी, या फिर थोड़ी सी गंगी और थोड़े थोड़े बाकी सब। आखिर ये सारे पात्र और पूरा परिदृश्य भी तो एक ही कलम से निकले हैं। साथ ही ठाकुर का कुआं के कुछ अनुत्तरित सवाल भी हैं कि आखिर जोखू का क्या हुआ, वो जिंदा बचा या नहीं। कुएं में घड़ा और रस्सी देखने के बाद ठाकुर ने कैसे रिएक्ट किया, और आज तकरीबन 100 साल के बाद ठाकुर का कुआं किस हाल में है। आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को फॉलो करें और शेयर करें। नमस्कार।